ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है जैविक खेती के महत्व और सरकार द्वारा इसे बढ़ावा दिए जाने के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर गगनेश शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। जब हम रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बिना खेती की बात करते हैं तो इसे हम प्राकृतिक एवं जैविक खेती की श्रेणी में रखते हैं। ऐसी खेती जिसमें मिट्टी की उर्वरता को फायदा होता है, जो हमारा फसलों का उत्पादन होता है वो शुद्ध और साफ सुथरा होता है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो प्राकृतिक एवं जैविक खेती का बहुत महत्व है और इसीलिए सरकार अब प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को प्रोत्साहन दे रही है अलग अलग योजनाओं के जरिए देश भर में। आज हम चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्राकृतिक एवं जैविक खेती के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश भर में इस खेती को लेकर स्थिति क्या है, किस तरह से देश भर में ये खेती प्रचलित होती जा रही है और विभिन्न जो सरकारी कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, वो किस तरह से इस खेती को लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर गगनेश शर्मा जी का, जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के निदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में हम बीच बीच में अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से अलग अलग क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को लेकर क्या प्रगति हो रही है, किस तरह लगातार किसान इससे जुड़ रहे हैं और जो योजनाएं हैं वो किस तरह से संचालित की जा रही हैं, उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी लेते रहेंगे और उस पर चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर गगनेश शर्मा, हम आपसे एक मूल सवाल से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है, पुराने समय से ही हम इस पद्धति के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन जब ज्यादा उत्पादन की मांग बढ़ी और ऐसा लगा कि हमें ज्यादा उत्पादन कम समय में चाहिए, तो इसके लिए आवश्यक हो गया था कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करके हम बहुतायत में अनाज पैदा करें। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसके दुष्प्रभाव भी हैं और ये अब हमारे पास एक तरह से बड़ी मात्रा में अनाज भंडारण है, हम निर्यात करते हैं पूरे देश भर में अपने खाद्य उत्पादों को। तो अब ऐसा समय है जबकि हम प्राकृतिक खेती की तरफ उन्मुख हों और धीरे धीरे इस खेती को प्रोत्साहित करें। आपका इस मामले में क्या विचार है और साथ में ये भी बताएं कि क्यों जरूरी है देश भर में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है पहला ही कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती की तरफ अब क्यों आ रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत महसूस हुई अब पूरे देश में। जैसे आपने कहा कि पहले जो प्रणाली थी, जितनी भी इस वक्त जो विकसित हमारी प्रणालियां हुई हैं कृषि की, जिसको हम फार्मिंग सिस्टम्स कहेंगे, तो कन्वेंशनल फार्मिंग जिसको हम कहते हैं कि जो केमिकल वाली जो फार्मिंग है, जिसमें यूरिया, डीएपी, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, तो उस सिस्टम में देखा गया कि उसमें बहुत सा अनाज तो हमने पैदा कर लिया और उससे हम जो है डेफिशिएंसी से सफिशिएंसी, मतलब हमारी जो कमी थी अनाज की, वो पूरी हो गई और हम इवन आपने ही कहा कि हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, निर्यात भी कर पा रहे हैं, सक्षम बन गए हम अपने जो इतने सारे हमारे यहाँ पॉपुलेशन है उनको खिलाने के लिए सक्षम हो गए। परंतु उसके दुष्प्रभाव भी नजर आने लगे शोध के द्वारा 1980-90 के बाद में, जब पता चलने लगा कि अब हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे सबसे पहले हमारी मृदा है जिसको हम माँ भी मानते हैं, मृदा का जो हालत है मृदा की, खासकर जो ऑर्गेनिक जीवांश कार्बन है, वो कम हो गया है। इस वक्त 0.5% से नीचे आ गया है, जबकि पहले 1950 तक या 1950 से पहले 1% से 5% तक था। तो ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया। जो कृषि मंत्रालय है उन्होंने बड़ी अच्छी स्कीम्स चलाई इसको आगे ले जाने के लिए, इन सबको एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट हुई, नेशनल सेंटर जो हमारा राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र है। यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, ट्रेनिंग देना, सब किसानों से लेके और पूरी सप्लाई चेन को ट्रेनिंग देना, ये सब हमारा जो है यहाँ पर कार्यक्रम चलाए गए फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ सर्टिफिकेशन, जो पीजीएस सर्टिफिकेशन है, लो कॉस्ट प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है, वो भी चलाई गई। और परंपरागत कृषि विकास योजना 2016 से स्कीम चलाई गई, जिसमें आज 14 लाख किसान जुड़े हुए हैं जो अडॉप्ट कर रहे हैं जैविक खेती को। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हम कहते हैं, जो बिल्कुल सीमांत और मध्य दर्जे के छोटे जो किसान हैं, वो भी इस सिस्टम से जुड़ पा रहे हैं। और इस वक्त आप देखेंगे 22 लाख के करीब किसान जो हैं जैविक खेती से जुड़े हुए हैं और पीजीएस सिस्टम्स ऑफ सर्टिफिकेशन को अपनाए हुए हैं।
आपने जैसा कि विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया, क्योंकि एक आम किसान की दृष्टि से हम देखें, अगर वो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा है खेती में, तो कई बार चीज़ें आसान प्रतीत होती हैं कि हम केमिकल फर्टिलाइजर अपने खेतों में डालें, ज़्यादा उत्पादन लें। लेकिन प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को प्रोत्साहित करना कितना ज़रूरी है, और जिस तरह से सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो प्रशिक्षण की योजनाएं हो, वित्तीय सहायता हो, सर्टिफिकेशन की आपने बात की, इस तरह की योजनाएं हो, बाजार उपलब्ध कराने की बात हो, तो पूरा जो एक वैल्यू चेन सिस्टम सरकार बना रही है, उससे किसान कितनी रुचि अब लेने लगे हैं कि वो भी अब प्राकृतिक खेती की ओर रुख करें। और भारत के विभिन्न राज्यों में हम डेटा अगर देखें तो अब सामने भी आ रहा है कि बड़ी संख्या में लोग प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। 60 लाख हेक्टेयर पर के आसपास प्राकृतिक खेती होने लगी है। तो कितनी बड़ी ये सफलता है, और आगे हमें कितना जाना है, और किस तरह से किसानों को और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो आप देखेंगे 2001 या 2004 में करीब 40,000 किसान थे जब जैविक खेती से हमारे देश में जुड़े हुए थे। आज की डेट में अगर पूछें कि जैविक खेती से कम भी आप देखें 50 लाख किसान इस वक्त जैविक खेती से जुड़े हैं, जी, और करीब 15-20 लाख प्राकृतिक खेती को भी अपना रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त भारत सरकार ने अभी हाल ही में मिशन नेचुरल फार्मिंग को भी हम्म, लॉन्च किया है, हम्म, जिससे आगे आने वाले समय में करीब 15 लाख किसानों से लेके और आगे उनको स्केल अप किया जाएगा 1 करोड़ तक। और प्राकृतिक खेती के बारे में इसमें उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, जी। उनको सिखाया जाएगा, मास्टर ट्रेनर्स को तैयार किया जाएगा। और यही जो इंटीग्रेटेड हमारी जो लाइफ स्टॉक है, जैसे चाहे काऊ है, लाइफ स्टॉक, ट्रीज और क्रॉप की इंटीग्रेशन, इन तीनों को इंटीग्रेट करके इस प्राकृतिक खेती को आगे चलाया जा रहा है। हम रायपुर अपने संवाददाता के पास चलते हैं। छत्तीसगढ़ से उन्होंने एक हमें रिपोर्ट भेजी है, जिसपे उन्होंने बताया कि किस तरह से विहान योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पर महिलाएं प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर रुख कर रही हैं, और कैसे वो अलग अलग फसलों का उत्पादन करके बड़ी संख्या में इस खेती से जुड़ रही हैं। तो आइए ये रिपोर्ट सुनते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक किसान और महिलाओं के स्व सहायता समूह जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। नई दिल्ली में बीते 26 जनवरी को हुए गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के किसान दंपत्ति जदुनंदन वर्मा और दिव्या वर्मा को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस किसान दंपत्ति को कृषि क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे नवाचारों के साथ साथ जैविक खेती को प्राथमिकता देने के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। कृषक जदुनंदन वर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि कृषि विभाग द्वारा उन्हें जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया और वे जैविक कृषि के जरिए अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के माध्यम से पैदा होने वाली फसलों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। जैविक खेती का बहुत बड़ा लाभ है। सबसे पहले तो जो उसमें से उत्पादित फसल है, उसमें जो पोषक तत्व होना चाहिए, वो सारे पोषक तत्व है। केमिकल वाला है, उसमें क्वालिटी नहीं रहता, बहुत जल्दी सड़ जाता है और टिकाऊपन नहीं होता है। और ये ऑर्गेनिक में टिकाऊपन होता है, विटामिन पोषक तत्व बहुत ज्यादा होता है। केवीके के वैज्ञानिक जो है बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। अनुभवी जो किसान हैं, उनसे भी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। अभी जैविक खेती से मैं धान का खेती करता हूँ और प्रमुख रूप से मैं सब्जियों का खेती करता हूँ और साथ में फलों की खेती कर रहा हूँ। इसमें फल में मेरे पास मुख्य रूप से सेब और केला की खेती कर रहा हूँ एप्पल का। इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है और हम उस सही समय का चयन करके फसल लगाते हैं। हमें कभी आज तक के नुकसान नहीं हो रहा है। इसमें आमदनी में मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में भी केंद्र सरकार की बिहान योजना के तहत महिलाओं के समूहों को जैविक खेती से जोड़ा जा रहा है। ये महिलाएं अपने घरों के आंगन और बाड़ियों में जैविक खेती के माध्यम से विभिन्न सब्जियां उगा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। एक सवाल अक्सर लोगों के मन में होता है, किसान भी कई बार ये सोचते हैं कि जो हमारा एक इनपुट कॉस्ट है, जब जैविक खेती की ओर हम बढ़ते हैं तो वो कितना आएगा, उसमें मुनाफा कितना होगा। लेकिन जैसा कि हमने किसानों से सुना अपने संवाददाता की रिपोर्ट में कि हमें मुनाफे में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो इस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं, खासतौर पर जो इंटीरियर क्षेत्र हैं भारत के, वहां पर जब इस तरह की खेती होती है और किसान ये कहता है कि हमें मुनाफा है और हमें सहायता मिल रही है, तो कैसे देखा जाना चाहिए इसे? देखिए, ये रिपोर्ट भी जो चलाया गया था, इसमें जो इतना अच्छा बताया छत्तीसगढ़ के बारे में, और ये दंतेवाड़ा में मैं आपको बता दूं कि
केंद्र सरकार ने लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन करवाया है वहां पर प्रमाणीकरण, और पूरे दंतेवाड़ा को 67,000 हेक्टेयर एरिया को एक ही झटके में बिना कन्वर्जन के, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड जो है जिसमें हम पूरी तरह से जैविक हो जाते हैं उसमें 3 साल लगते हैं, 2 से 3 साल। तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन ऐसी स्कीम चलाई गई परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत। वो दंतेवाड़ा में पूरा के पूरा 67,000 हेक्टेयर को लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि यहाँ कोई केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बाहर से नहीं आएंगे, पूरा बैन लगा दिया गया। और ये भी डिक्लेरेशन दिया गया कि 5-6 सालों से या पिछले 10 सालों से यहाँ पर ट्राइबल एरिया में कोई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं हुआ है। तो वहां पर वो डिक्लेरेशन करके लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन अपना लिया गया है। अब वो पूरा के पूरा क्षेत्र जो है वो जैविक है, और वहां से बहुत अच्छे जैविक उत्पाद भी निकल के आ रहे हैं और अच्छा प्राइस किसान भाइयों को मिल रहा है। और खासकर किसान जो बहनें हैं, आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में कृषि मंत्रालय ने एक करार किया है, आपस में एक MOU किया है, जिसमें जो कृषि सखी हैं और कृषि जो पशु सखी, कृषि सखी आप जिनको भी कहेंगे, उनको ट्रेन किया जा रहा है मास्टर ट्रेनर के रूप में। और वो जाके जो है जब मास्टर ट्रेनर बन जाएंगी 5 डेज की ट्रेनिंग से 50,000 ऐसी कृषि सखियों को ट्रेन कर दिया गया है, और वो अब डिक्लेयर हो चुकी हैं पैरा एक्सटेंशन वर्कर। और वो फर्दर जो है ट्रेनिंग देंगी गांव-गांव में, चाहे वो दंतेवाड़ा है या देश के कोई भी राज्य हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये कृषि सखियां उपलब्ध हैं और ट्रेनिंग उनको दी जा चुकी है। ये किसानों को ट्रेनिंग देंगी नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, और प्राकृतिक खेती के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सिखाएंगी कैसे किया जाए और कैसे उसको बाजार तक जो है मार्केटिंग से जोड़ा जाए प्रमाणीकरण के साथ। तो प्राकृतिक खेती में ये पाया गया है कि कॉस्ट जो है, जो किसान की लागत है, वो तो कम होती है, क्योंकि उसको बाहर से बीज के ऊपर निर्भर नहीं करना है, बाहर से उसको फर्टिलाइजर जो खादें हैं वो नहीं खरीदनी है, तो वो अपने ही खेत में उनको बनानी है और वहीं पर तैयार करनी है, और वो बहुत ही सस्ते में आसानी से बन भी जाती हैं। और उससे किसान की जो आमदनी है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि उसको अच्छा प्राइस भी मिलता है किसान भाइयों को। और साथ ही साथ उस रिपोर्ट में आपने ये भी बताया कि किसान भाइयों का ये कहना है कि पूरी तरह से न्यूट्रिशन जो है वो केमिकल वाली जो खेती है उसमें पूरा बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है प्रोड्यूस के अंदर जो उत्पाद है। तो ये कैसे होता है, इसमें शोध भी किया गया है। चर्चा करना चाहूंगा कि जो शोध करके एक रिपोर्ट निकल के आई है उसमें ये साबित किया गया है कि 50 साल पहले जो न्यूट्रिशन हमारे जो जिसके अंदर जो प्रोटीन कह लें, कार्बोहाइड्रेट्स कह लें, विटामिन्स कह लें, हम मिनरल्स कह लें, जो भी अच्छे तत्व जो हमें मिलते थे खाने के लिए, जो हमें हेल्दी बनाते हैं, तो वो तत्व जो हैं आज की डेट में जो हमारी प्रचलित कृषि प्रणाली है उससे जो उत्पाद आ रहे हैं उसमें बहुत कमी आई है। आयरन तो बहुत कम हो गया है, 50% तक की कमी आई है। तो जैविक खेती में, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा, या प्राकृतिक खेती में जीवाणु और जो जैव जो जीवांश है, ऑर्गेनिक कार्बन है, उस ऑर्गेनिक कार्बन और जीवाणुओं के द्वारा जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं नेचुरली हमारी मृदा को, और मृदा उसको हमारे जो भोजन में डालती है, हमारे रूट्स के द्वारा प्लांट जो उसको खींचते हैं, पौधे जो उसको खींचते हैं, तो पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। जबकि केमिकल जो हमारी प्रचलित कृषि प्रणाली है उसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पर हम ध्यान देते हैं, इस वजह से इम्बैलेंस हुआ है। अब बिहार चलते हैं। बिहार में गंगा के किनारे जो 13 जिले हैं वहां पर एक स्पेशल ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर बनाया गया है। हमारे बिहार संवाददाता से इस बारे में विस्तार से जानते हैं। बिहार में 13 जिलों में बक्सर से भागलपुर तक जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष गलियारा बनाया गया है। इसमें पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली जिले के अलावा समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, मुंगेर और कटिहार को भी शामिल किया गया है। भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड के जितेंद्र कुमार सिंह यादवपुर के इलाकों में गंगा नदी के किनारे जैविक खेती पर काम कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के बाद उन्होंने इसमें काम करना शुरू किया था। अब उन्होंने 50 किसानों का कृषक उत्पादक समूह यानी FPO गठित कर लिया है। मैं जितेंद्र सिंह ग्राम जादवपुर प्रखंड बिहिया जिला भोजपुर से हूँ और खेती का मेरा ये पिछला 2 साल का अनुभव है। कोरोना के बाद से मेरे मन में आई कि कुछ बिहार के लिए, खासकर मदरलैंड के लिए कुछ किया जाए, तो मैंने एग्रीकल्चर के सेक्टर को चुना और ऑर्गेनिक फार्मिंग में कर रहा हूँ। और मैं मोरिंगा, ड्रैगन फ्रूट, पपाया,
बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करके, और गवर्नमेंट के जो काफी स्कीम्स वगैरह हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने मुझे काफी सहयोग मिला। मैंने ड्रिप इरिगेशन वगैरह का अच्छा खासा इस्तेमाल किया, जो भी इनकी सब्सिडीज वगैरह थी। और सब्जियों की भी खेती मैंने काफी सारी की। मोटे अनाज में मैंने रागी का भी खेती किया। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनका भी मैंने खेती की। राज्य के अन्य जिलों में भी किसान जैविक खेती को मिल रहे बाजार से प्रभावित होकर आगे आ रहे हैं। प्रोत्साहन के तौर पर किसानों को अच्छी सहायता राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाती है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का संयंत्र लगाने, स्टार्टअप बनाने, जैविक उत्पादों जैसे फल, सब्जियों और अन्य उत्पादों के लिए भी बाजार तलाशने में मदद की जा रही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी उपक्रम के जरिए भी जैविक खेती को राज्य में बढ़ावा दिया जा रहा है। डॉक्टर गगनेश, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि एक पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, पूरी वैल्यू चेन डेवलप की जा रही है, तो ये कितना जरूरी है कि खेतों में फसल उपजाने के बाद भी किसान की चिंता को देखते हुए उसके विपणन, उसकी मार्केटिंग, बाजार उपलब्ध कराने से लेकर पूरा एक तंत्र विकसित किया जाए, जिससे कि किसान को ये चिंता ना हो कि अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके से फसल को उपजा रहा है तो आगे वो उसे बेच भी सके और उसे मुनाफा भी मिल सके। तो ये पूरी वैल्यू चेन को डेवलप करना कितना जरूरी है और किस तरह से सरकारी सहायताएं इसमें मदद कर रही हैं? परंपरागत कृषि विकास योजना जब चलाई गई सरकार के द्वारा, तो उसमें इस चीज का ख्याल रखा गया कि शुरू में जब फेज 1 2016 से 19 या 20 तक जब ये स्कीम चलाई गई, तो इसमें 20 हेक्टेयर एरिया था और 50 मेंबर फार्मर्स होते थे, जिसको हम ग्रुप कहते थे, लोकल ग्रुप। तो लोकल ग्रुप को सहायता दी जाती थी, जैसे 32,000 रुपीज पर हेक्टेयर के हिसाब से 3 साल के लिए, जिसमें पूरा सप्लाई चेन का ख्याल रखा जाता था। एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब उनको कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए, डीबीटी के माध्यम से बायो फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, बायो पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, और सर्टिफिकेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही था, किया गया। और इसके अलावा कन्वर्जन के लिए भी उनको सब्सिडी दी गई। एक तो ये प्रावधान किया गया 2019-20 तक। इसके बाद में एक काफ़ी चेंज किया गया इसमें, जो सप्लाई चेन के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि लोकल ग्रुप का जो उत्पाद है वो थोड़ा कम क्वांटिटी में निकल के आया, तो इसको एक मेगा क्लस्टर का रूप दिया गया। उसको क्लस्टर कहा गया, जैसे 500 हेक्टेयर का क्लस्टर हिली एरियाज के लिए, जहां पर संभव नहीं होता है 1000 हेक्टेयर का क्लस्टर मेगा बनाना, तो 1000 हेक्टेयर का क्लस्टर 15 से 20 ग्रुप, 25 तक ग्रुप जो हैं इकट्ठा होके 1000 हेक्टेयर तक बना पाए। इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और काफ़ी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में भी, जो हमारे 10,000 इस वक्त एफपीओज हैं, उसमें से करीब 150 ऑर्गेनिक फार्मिंग के ही एफपीओज हैं। और देखिए, प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग जो है वो सेकंड स्टेप है कि पहले तो फार्मर ने, किसानों ने जब उगाया जैविक उत्पाद को, तो उसके बाद में उनको मुनाफा कैसे होगा? मुनाफा तब होगा जब उनके पास एक प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग यूनिट, जो संस्करण जो हम कहते हैं, प्रोसेसिंग का पूरा के पूरा एक प्लांट लगाया जाए और उसको भी सर्टिफिकेशन के द्वारा रजिस्टर किया जाए, चाहे वो पीजीएस सर्टिफिकेशन हो, चाहे थर्ड पार्टी अपेडा के द्वारा सर्टिफिकेशन कराया जाए। अपेडा के द्वारा सर्टिफिकेशन थोड़ा महंगा होता है, तो पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन जो कृषि मंत्रालय के द्वारा एनसीओएनएफ के थ्रू चलाया जाता है, उस सर्टिफिकेशन को किसान भाई अपनाएं और प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग यूनिट लगाएं। तो प्रोसेसिंग और हैंडलिंग के बाद में लेबलिंग, पैकिंग करके उसको अच्छा सा पीजीएस ब्रांड का नाम देके बेचा जाए। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, प्योर एंड श्योर एक मार्केटिंग कंपनी है, 25 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं पीजीएस सर्टिफाइड प्रोड्यूस का कर्नाटका में। इसी तरह से बहुत से 500 से अधिक पीजीएस इंडिया ब्रांड जो हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना स्कीम के साथ जुड़े हुए जो किसान हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा, भारत सरकार जो है सिर्फ यहाँ पर बिहार में ही जैसे कॉरिडोर बनाया गया है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और भी देना चाहूँगा। आंध्र प्रदेश जो है वो प्राकृतिक खेती में सबसे आगे चल रहा है। 10 लाख किसान से ज़्यादा किसान वहाँ पर, और महिला किसान ग्रुप में कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग जो है वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और उनकी स्टेट जो राज्य सरकार है बहुत ज़्यादा उनको सहयोग दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त क्लस्टर जो है मिशन नेचुरल फार्मिंग में दे रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे गुजरात सरकार बहुत ज़्यादा अच्छे कदम उठा रही है प्राकृतिक खेती के लिए। हिमाचल ने बहुत अच्छा कार्य कर रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के लिए इस वक्त काफ़ी आगे चल रही है। 3.5 लाख किसान जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे मध्य प्रदेश,
कर्नाटका, केरला, इवन जम्मू कश्मीर में भी किसान जो हैं बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जी, तो आपने विभिन्न राज्यों का जिक्र किया, तो चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां क्लस्टर बेस्ड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अभी आप चर्चा कर रहे थे, उस खेती को प्रोत्साहित करने के लिए गंगा के तटवर्ती 27 जिलों में इस खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और लक्ष्य है कि आने वाले 3 साल में 7.5 लाख किसान इससे जुड़ें। तो आइए हम अपने संवाददाता की रिपोर्ट सुनते हैं। देश में रासायनिक खाद से बढ़ते मिट्टी के प्रदूषण, इंसानों और जानवरों पर पड़ रहे बुरे प्रभावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को जैविक खेती की तकनीक से रूबरू कराने के लिए राज्यव्यापी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही क्लस्टर बनाकर किसानों को जैविक खेती से जोड़ा भी जा रहा है। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार गंगा के तटवर्ती गांवों पर फोकस कर रही है। इसके तहत गंगा के आसपास के 27 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा बुंदेलखंड में भी सभी 7 जिलों में सरकार क्लस्टर आधारित जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। उत्तर प्रदेश उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक डॉक्टर विजय बहादुर द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश में जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जाए। जैविक खेती आने वाले समय के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के जितने हमारे जिला स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी हैं, मंडल स्तर पर उप निदेशक उद्यान है और हमारे जो प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र हैं, सभी को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं कि अपने अपने जनपदों में, अपने अपने क्षेत्रों में जो सब्जी खेती करने वाले किसान हैं, फलों खेती करने वाले, फूलों के या शहद का उत्पादन करने वाले हैं, मशरूम के, सबको जैविक और ऑर्गेनिक के बारे में पूर्ण रूप से बताएं। उत्तर प्रदेश में साल 2015-2016 में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या 28,750 थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,89,687 हो गई है। किसानों में ऑर्गेनिक खेती को लेकर सरकार के प्रयासों के बाद लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या के रहने वाले किसान आलोक वर्मा ने बताया कि जैविक खेती से वो ज्यादा लाभ कमा रहे हैं और उत्पादन भी गुणवत्तापूर्ण रहता है। हमें लोग जैविक किसान के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। पहले हमारे घर पे भी रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत अधिक होता था। अपने ही घर पे वर्मी कंपोस्ट का छोटा सा प्लांट लगाए और धीरे धीरे करके अपने ही खेत को जैविक की ओर आगे बढ़ाए। प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जैविक खेती का विस्तार करते हुए 7,50,000 किसानों को इससे जोड़ने का है। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि प्रदेश में पिछले 7 सालों में इस खेती से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है। श्रोताओं, अब हम शहरी प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। हमारी मुंबई आकाशवाणी समाचार की निदेशक सरस्वती कुवलेकर हमारे साथ जुड़ी हैं, जो प्राकृतिक खेती को लेकर अपना अनुभव भी साझा कर रही हैं और इस खेती का क्या महत्व है इसके बारे में भी हमें बता रही हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं। शहरी खेती ये विषय जो है वो आगे आने की बहुत जरूरत है, और उसमें भी जैविक खेती शहरी यानी गमलों में खेती, टेरेस पर खेती या बालकनी में या विंडो सिल में खेती हम कर सकते हैं। ये गए 14-15 साल में हम कर रहे हैं। ये किस लिए होना चाहिए? 2 मुद्दे हैं। एक तो आज शहर बढ़ रहे हैं ताकि उनको जैविक यानी कि पूरी तरह से विषमुक्त खाना मिलना बहुत जरूरी है। गीला कचरा निकलता है रोज। अगर हम ये घर में कंपोस्ट करें तो वो कंपोस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैविक खेती घर में ही गमलों में करने के लिए। और ये जो गीला कचरा है ये लैंडफिल पर नहीं जाएगा, ये डंपिंग ग्राउंड पर नहीं जाएगा, तो हवा का प्रदूषण जो है या जमीन पानी का जो प्रदूषण है वो भी रुक सकता है। हमने 2 राज्यों के बारे में सुना डॉक्टर गगनेश, लेकिन मैं अब सिक्किम पर आना चाहूँगा। इस रिपोर्ट से पहले मैं इस राज्य पर भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा, क्योंकि जैविक खेती के मामले में जब बात होती है तो सिक्किम को एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अब तो वहाँ ऑर्गेनिक फिशिंग भी एक प्रचुर मात्रा में उसको भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो आप खासतौर पर जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ प्राकृतिक खेती को किस तरह से बढ़ता हुआ देख रहे हैं देश में, और सरकार का कितना फोकस है इन राज्यों पर? जी देखिए, पूर्वोत्तर राज्य खासकर उसके लिए भारत सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम चल रही है, जिसको हम कहते हैं मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन।
तो ये इसको MOVCDNER के रूप में जाना जाता है। बहुत ही अच्छी स्कीम है। इससे FPOs FPCs को बनाया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, इनका इस्टेब्लिशमेंट, इनके बोर्ड के मेंबर्स को ट्रेनिंग देना, मतलब FPO फॉर्मेशन ही करवाना। तो आज की डेट में आप पूछेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के साथ मिला के सभी जो 7 पूरे राज्य हैं ईस्टर्न साइड के, हमारे नॉर्थ ईस्ट के, पूर्वोत्तर के, वहाँ पर 260 के करीब FPO बनाई गई हैं। और आगे भी बहुत अच्छा MOVCD को और बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। और अब तो ये भी वहाँ के सक्सेस को देखते हुए वहाँ पर जो पाइनएप्पल है, जिंजर है या हल्दी है हमारी, और भी जो प्लांटेशन के प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनको प्रोसेस करके फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। चाय और कॉफ़ी भी है जो कि इनमें शामिल है स्पाइसेस के अलावा। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो देश विदेश में जो है बिक रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य के, और इसमें बहुत अच्छी जो सब्सिडी हैं वो दी जाती हैं। करोड़ों के हिसाब से एक एक FPO FPC को जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है, 100% की तरह ही है। और इसका सक्सेस को देखते हुए सिक्किम में भी बहुत फ़ायदा हुआ है। सिक्किम में भी कम से कम 18-20 FPO FPCs काम कर रहे हैं। और रही बात एक्वाकल्चर की, फ़िश फार्मिंग की, उसके लिए भी हमारे पास प्रस्ताव आया है कि PGS में इसके फिशिंग के, एक्वाकल्चर के स्टैंडर्ड्स, मानक तैयार किए जाएं और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को जो है सर्टिफिकेशन सिस्टम ऑनलाइन के माध्यम से चलाया जाए फ्यूचर में। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में ये फिशिंग का है, एक्वाकल्चर का है, और उसमें थोड़ी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बैठती है। तो PGS में भी हम इसको लाने की पूरा इस वक्त तत्पर हैं। और पहाड़ी राज्यों की बात करें, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, कश्मीर, यहाँ के लिए जो मैंने आपको बताया परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके तहत जैसे और राज्यों के लिए तो 60 और 40 की रेशो से 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है उसमें बजट, 40% राज्यों को इसका जो है साझेदारी करनी होती है बजट में। जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, मिशन नेचुरल फार्मिंग, तो जो हमारे हिली रीजन्स हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, तो उनके लिए जो है 90-10, मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा, 10% जो है कंट्रीब्यूशन वो राज्यों से रहेगा। तो इतना अच्छा जो प्रावधान है इन स्कीम्स में, इनके लिए विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए तो 100% ही देखेंगे आप। वहाँ पर FPO की इतनी अच्छी स्कीम है। हम ऑर्गेनिक फिशिंग के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। सिक्किम से हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई और उन्होंने एक विशेष पहल का जिक्र किया। आइए ये बातचीत सुनते हैं। जी कमल, यहाँ मैं अभी सिक्किम राज्य के गैंगटॉक में हूँ और गैंगटॉक से थोड़ी ही दूर पर एक जिला है सोरेंग, और इस सोरेंग जिले के एक गांव है। उस गांव में ये अभी पायलट बेसिस पे ये ऑर्गेनिक फिशिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है। ये हम लोग के लिए जानकारी के लिए बता दूं, कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने गुवाहाटी से इसकी शुरुआत की थी, इसका इनोग्रेशन किया था, और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत है। और इस गांव का नाम है लुमियांग। जब हम यहाँ पे गए थे देखने के लिए, यहाँ पे जानकारी साझा करने के लिए, जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है सोरेंग के, धीराज सुबेदी, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही डेडिकेटेड प्रोसेस है। अगर इसमें कामयाब हुए तो बाकी जिले के 6 ब्लॉक है कुल मिलाकर, और इस ब्लॉक के एक, जिसे बताया, एक ही गांव में शुरू हुआ है, बाकी पूरे जिले में इसकी शुरुआत की जाएगी। तो अंत में डॉक्टर गगनेश, मैं इसी रिपोर्ट पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ऑर्गेनिक फिशिंग को लेकर भी पहल की जा रही है, तो कितनी संभावनाएं हैं आगे भविष्य में, संक्षेप में बताएं। बहुत ज़्यादा अच्छी संभावनाएं हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, और उन राज्यों में जहाँ पर कोस्टल एरियाज़ हैं और जहाँ पर बैक वाटर्स हैं, जैसे केरला से लेके आंध्रा, कर्नाटका, इन सब जगहों में, मुंबई के आसपास, गुजरात, तो यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। और हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं एक्वाकल्चर के लिए, फिश फार्मिंग के लिए, कि ऑर्गेनिक के लिए इसके अच्छे स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, लो कॉस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम लाई जाए। तो हम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ जो है, उनके साथ मिलके लाइव स्टॉक के स्टैंडर्ड तो हमने बना डाले, लॉन्च कर डाले हैं। इसको भी हम आगे लेके आ रहे हैं क्योंकि संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। मतलब इसकी बहुत लोगों को उम्मीद भी है कि हमें ऑर्गेनिक फिश जो है ये मिले, क्योंकि ये तो वेजिटेबल की तरह यूज की जाती है कोस्टल एरियाज में। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गगनेश, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, और इस विषय पर जो हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में मिली जानकारी से बहुत लाभ भी पहुंचा होगा, और बहुत सारे जो किसान सुन रहे हैं वो भी अपना रुख जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर जरूर करेंगे, ऐसी अपेक्षाएं हम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे जैविक खेती के महत्व और सरकार द्वारा इसे बढ़ावा दिए जाने के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर गगनेश शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।